गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने क्वांटम भौतिकी मॉडल पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लिया था और सोमरफील्ड का सिद्धांत भी अच्छी तरह से क्लियर कर लिया था। और हमने सब सेल यानी कि कोश और उपकोश में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य परमाणु होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सामान्य परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक सामान्य परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इन दोनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। अगर ये दोनों बराबर हो तो प्लस और माइनस, तो क्या होता है, एक उदासीन परमाणु। जो एटम होता है वह क्या होता है, न्यूट्रल। एक उदासीन यानी कि न्यूट्रल एटम में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको त्याग दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाए, इमिट कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, इमिट कर देंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि धनायन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, यानी कि रिसीव। इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण किया जाता है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, यानी कि जो एनायन यानी कि ऋणायन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है, यानी कि उसका इमिट यानी कि त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो क्या बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, यानी कि धनायन बढ़ जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो क्या नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, यानी कि एनायन ऋणायन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। एक एग्जाम्पल करते हैं इसका। प्रोटॉनों की संख्या तो है 10, न्यूट्रॉन की संख्या है 12 और इलेक्ट्रॉन की संख्या है 13। तो इसमें हम पता लगाएंगे कि ये धनायन है या ऋणायन है। एक सामान्य परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 10 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 13 है। यहाँ पर बराबर नहीं है इसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, +3 ज्यादा है, किससे, प्रोटॉन की संख्या से। +3 ज्यादा है तो ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन
ग्रहण कर रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किसकी संख्या बढ़ जाती है, ऋण आयन की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होगा -3 यानी कि ऋण आयन। प्रोटॉनों की संख्या तो थी 10 और न्यूट्रॉन की संख्या 12 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 13। सामान्य परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो 10 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 3 ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ग्रहण कब करता है, जब नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो चार्ज क्या है, -3 है यानी कि ऋण आयन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चार्ज का कैसे पता लगाते हैं, चार्ज प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन की संख्या में से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दी जाए तो जो एटम पर जो चार्ज होता है उसका पता लग जाता है। यहाँ पर प्रोटॉन पर तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो इसका मतलब है धनायन है। अगर जो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि जो परमाणु क्या है वो धनायन है। और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है तो क्या है, ऋणायन है, ऋणायन है। इससे हम चार्ज अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल करते हैं। प्रोटॉनों की संख्या तो है 7, न्यूट्रॉनों की संख्या है 8 और इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5। तो इस पर चार्ज का पता करेंगे हम। चार्ज और इसका सिंबल क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो कितनी है 7 और यहाँ पर x लिख लेते हैं। x का मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है। और जो पिछली क्लास में हमने परमाणु भार के बारे में पढ़ा था, परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 7 और न्यूट्रॉन की 8, टोटल कितने हो गए 15। तो इसका परमाणु भार होगा 15। ये तो इसका हो गया सिंबल। और इस पर हम चार्ज का पता लगाएंगे। चार्ज प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है हमारा 7 है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो यहाँ पर चार्ज होगा +2 धनायन। चार्ज या आवेश क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस कर देते हैं। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है तो जो एटम क्या है, धनायन है। और अगर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है तो जो एटम क्या है, ऋणायन यानी कि एनायन है। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या तो 7 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो इस पर चार्ज क्या होगा और इसका सिंबल क्या है। ये 7 तो हमारी क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या, और ये 15 क्या हो गया हमारा, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ये तो इसका सिंबल हो गया। और इस पर चार्ज होगा प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या है 7 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5। तो इस पर +2 चार्ज होगा यानी कि धनायन पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम कुछ एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक और उनके मास नंबर की बारे में पढ़ते हैं। टेबल बनाते हैं एक।
परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, यानी कि मास नंबर। सबसे पहले हमारा कौन सा एलिमेंट्स होता है पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रोजन, जिसका सिंबल क्या होता है? एच। जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 1 होती है हाइड्रोजन की। और दूसरे नंबर पर क्या होता है? हीलियम, जिसका सिंबल होता है He। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2 होता है। और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 4, यानी कि 4 होती है। तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा एलिमेंट आता है? लिथियम, जिसका सिंबल क्या है? Li। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3। और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 5। फोर्थ नंबर पर हमारा बेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 4। और जिसका एटॉमिक वेट या मास नंबर कितना है? 9। फिर हमारा एलिमेंट है बोरोन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। और इसका जो मास नंबर कितना है? 11। फिर होता है हमारा 6 नंबर पर कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और इसका मास नंबर इसका डबल होता है, यानी कि 12। फिर हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। और इसका जो परमाणु भार या मास नंबर कितना है? 14। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इसका मास नंबर भी कितना होता है? 1 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और इसका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और इसका जो मास नंबर होता है वो 5 होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 और मास नंबर 9। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 और इसका जो द्रव्यमान संख्या है 11 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और इसका द्रव्यमान संख्या 14 है। फिर अगला हमारा एलिमेंट है ऑक्सीजन। यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर हमारा क्या था? मास नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 और इसका मास नंबर 16। फिर हमारा है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और मास नंबर कितना होता है? 19 होता है इसका। फिर हमारा नियोन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन को O से O सिंबल है, फ्लोरीन का F और नियोन का Ne। इस नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है और इसका मास नंबर 20 होता है। नियोन के बाद है हमारा सोडियम। इसका सिंबल है Na। इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका मास नंबर है 23। फिर हमारा है मैग्नीशियम। इसका सिंबल है Mg। इसका एटॉमिक नंबर है 12 मैग्नीशियम का और मास नंबर है इसका 24। फिर हमारा एल्यूमिनियम।
एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al और इसका एटॉमिक नंबर 13। इसका मास नंबर होगा 27। फिर हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और इसका मास नंबर है 28। फिर हमारा है फॉस्फोरस। इसका एटॉमिक नंबर है 15 और मास नंबर है इसका 31। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और इसका मास नंबर 16। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और इसका मास नंबर 19। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 और मास नंबर 20। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर कितना होता है 24। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर 27। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 और इसका मास नंबर 28। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 31 होता है। फॉस्फोरस के बाद हमारा होता है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसका मास नंबर होता है 32 होता है। सल्फर के बाद है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मास नंबर होता है 35 और हमें ये कहीं कहीं 35.5 भी देखने को मिलता है। फिर हमारा है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। इसका मास नंबर होता है 40। फिर होता है पोटेशियम। इसका सिंबल है के। इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका मास नंबर होता है 39। फिर हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका मास नंबर होता है 40। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसका मास नंबर होता है 32। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका मास नंबर 35 या 35.5। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर 40। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 39। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर होता है 40। आर्गन और कैल्शियम का मास नंबर क्या होता है दोनों का सेम होता है। अगला हमारा एलिमेंट है स्कैंडियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 और मास नंबर होता है इसका 45। फिर है टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22 और इसका मास नंबर होता है 48। फिर हमारा वेनेडियम। इसका एटॉमिक नंबर है 23 और मास नंबर है 51।
फिर हमारा क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर है 24 और मास नंबर होता है इसका 52। फिर है हमारा मैग्नीज, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25 और मास नंबर होता है इसका 55। फिर हमारा आयरन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और इसका मास नंबर होता है 56। जो स्कैंडियम था उसका एटॉमिक नंबर 21 और मास नंबर कितना होता है 45। टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 22 और मास नंबर 48। और वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 और मास नंबर कितना होता है 51। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 और मास नंबर होता है 52। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 और मास नंबर 55 होता है। और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 56 होता है। फिर अगला हमारा एलिमेंट है कोबाल्ट, जिसका सिंबल है CO। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 27 और इसका मास नंबर है 69। फिर हमारा निकल, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 और इसका मास नंबर है 69। इन दोनों का मास नंबर सेम होता है। फिर है हमारा कोबाल्ट हो गया। कॉपर है हमारा, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और इसका मास नंबर होता है 64। फिर हमारा जिंक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30 और मास नंबर होता है 65। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 और मास नंबर कितना होता है 59। और निकल का एटॉमिक नंबर 28 और मास नंबर 59। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और मास नंबर 64। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 और मास नंबर कितना होता है 65। ये हमने कुछ एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को अच्छी तरह से पढ़ा है। ये हमें याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है एटॉमिक नंबर और उनके मास नंबर के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा निम्न ऊर्जा कक्षक से अधिक ऊर्जा कक्षक में भरे जाते हैं, यानी कि लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा कक्षा से अधिक ऊर्जा कक्षा में कक्षा की ओर भरे जाते हैं। लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट की ओर। सबसे पहले जिसकी ऊर्जा कम होती है उस ऑर्बिट में भरे जाते हैं और उसके बाद अधिक ऊर्जा वाली में। जो हमारा नाभिक होता है उसके सबसे नजदीक कौन सी कक्षा होती है के कक्षा होती है। फिर हमारी होती है एल,
फिर हमारी होती है m, और फिर होती है n। ये 4 ऑर्बिट होती हैं, k, l, m और n। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले k में भरे जाएंगे, फिर l में, फिर m में और फिर n में। जो एनर्जी k की है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, फिर l की, फिर m की, और फिर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, n की। n की सबसे कम एनर्जी कौन सी ऑर्बिट की होती है, k की, और फिर उससे अधिक किसकी होती है, l की, और फिर उससे अधिक m की, और सबसे अधिक किसकी होती है, n की। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले k में भरे जाएंगे, और फिर l में, फिर m में, और फिर n में भरे जाएंगे। जो k कक्षा या ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट में कौन सी उपकक्षा होती है, s उपकक्षा होती है। उपकक्षा यानी कि सबसेल होती है। और s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक ही सबसेल होती है, यानी कि एक ही उपकक्षा होती है, वो होती है s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। l में 2 उपकक्षा होती है, एक तो s होती है, एक p होती है। s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो दोनों में l में 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो m ऑर्बिट होते हैं उसमें उपकक्षा कौन कौन सी होती है, s होती है, p होती है और d होती है। s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, p में 6 और d में 10। तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे m में। n में 4 ऑर्बिट होती है, s प्लस p प्लस d प्लस f। s में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 और d में 10, और f में भरे जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल हो गए हमारे 32 इलेक्ट्रॉन। तो k में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और l में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और m में 18 इलेक्ट्रॉन, और n में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बनने के 3 नियम होते हैं, एक तो होता है अफबाऊ का नियम यानी कि n प्लस l का नियम, दूसरा होता है पाउली का अपवर्जन नियम, और तीसरा है हुंड का नियम यानी कि हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। कितने नियम होते हैं, 3 नियम है। पहला तो है अफबाऊ का नियम, या n प्लस l का नियम। दूसरा है पाउली का अपवर्जन नियम। और थर्ड पे हमारा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इलेक्ट्रॉन भरने के 3 नियम है, एक तो है अफबाऊ का नियम, और पाउली जिसे क्या कहते हैं, n प्लस l का नियम। दूसरा है पाउली का अपवर्जन नियम, और तीसरा है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो सबसे पहले हमारा कौन सा नियम था, अफबाऊ का नियम। जिसे क्या बोलते हैं, n प्लस l का नियम। इस नियम में क्या बताया था, इस नियम में जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले निम्न ऊर्जा की कक्षा में भरे जाते हैं, और उसके बाद अधिक ऊर्जा की कक्षा में भरे जाते हैं, यानी कि कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर भरे जाते हैं। जो उपकक्षा होती है, उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन
उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर बढ़े जाते हैं। यानी कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी नियम में हम क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्याएं हमें इलेक्ट्रॉन की गति, उसकी अवस्थिति यानी कि कोष, उपकोष और कक्षक के और उसकी चक्रण की दिशा यानी कि डायरेक्शन के बारे में बताती हैं। जो क्वांटम संख्याएं वो इलेक्ट्रॉन की गति, उसकी अवस्थिति में कोष आएगा, उपकोष और कक्षक यानी कि ऑर्बिट या सेल कह दो, सबसेल और ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन की गति, अवस्थिति और चक्रण की दिशा की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। जो क्वांटम संख्या है, क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की गति, अवस्थिति में कोष, उपकोष और कक्षक और उसकी चक्रण की दिशा की क्या करती हैं, संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार होते हैं इनके? 4 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे किससे डिनोट किया जाता है? n से, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या, या इसे कहते हैं कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। इससे किसे डिनोट किया जाता है? L से। द्विगंशी यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तीसरी हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, इससे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? M से। यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ नंबर पर है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। S से डिनोट किया जाता है इसे।
क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। पहली तो है मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे किससे डिनोट किया जाता है? n से। दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, जिसे किससे डिनोट किया जाता है? l से, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर और इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तीसरी है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे किससे डिनोट किया जाता है? m से। चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे किससे डिनोट किया जाता है? s से, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारी 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं जिनके कितने 4 प्रकार होते हैं। इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, आवेश के बारे में पढ़ा था, और ये हमने एलिमेंट्स के उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लिया था। और फिर हमने इलेक्ट्रॉन भरने के नियम के बारे में भी चर्चा की थी। इनके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।